हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम 2013 और 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। आपका हम इसलिए दोनों को मिक्स कर रहे हैं 13 और 14 को, क्योंकि सिर्फ एक ही सेशन को हम ले रहे थे तो उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन दिख रहे थे। 6-7 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक छोटा है बायोलॉजी के कंपेरिजन में। तो इसलिए हम 13 और 14 को दोनों को इंक्लूड करके आज के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं और 14 के कुछ क्वेश्चन बाकी है उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे 14 और 15 को इंक्लूड करके, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिजिक्स में आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये मोशन का क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, और आपको पता है फिजिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकल के बिना कंप्लीट नहीं होता है। और जनरली ये जो क्वेश्चन है जो कि एक कार से रिलेटेड होता है जिसकी गति मापनी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही इजी होता है। तो ये स्टेप आप याद रख लीजिएगा। डेली शाम 4 बजे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको सेशन प्रोवाइड होगा। हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए जो लोग भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फरवरी में 2026 में आपका सीटेट पेपर 2 होने वाला है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सारा टाइम कब ख़त्म हो गया। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, स्किप मत करिए, रुकिए मत कहीं पे, स्टार्ट करे रहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है कम से कम अपने सब्जेक्ट पे बेस बनाए रखिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपको हमेशा काम में आएगा ही आएगा। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स और साइंस और मैथ, वो आपको काम में आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया है, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। ठीक, अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। तो उसने समय मापा कि कितने समय में गाड़ी चली हुई है, और पाठ्यांक नापा और किस में, ओडोमीटर में। तो कार की गति आपका किस यंत्र से मापी जाती है, ओडोमीटर से मापी जाती है। और ये किस में मापी गई है, किमी में मापी गई है। और क्वेश्चन में ये पूछ देता है कार की गति किससे मापी जाती है, तो ओडोमीटर से मापी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे समय कितना लगा है, 8 से लेकर के सीधा 9 बजे तक देखेंगे तो 1 घंटा समय लगा। और कितना कार चली हुई है, तो ये मैक्सिमम कितना चली है, 78,806, और मिनिमम चली हुई है 78,752। दोनों को अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो कुल आ जाएगा 54 किमी। यानी कि गाड़ी कितनी चली है, 54 किमी चली है। कितना टाइम में, 1 घंटे में। तो स्पीड अगर इसका निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 54 बटा के टाइम कितना हो जाएगा, 1। यानी कि गाड़ी चली है 54 किमी पर आवर। ठीक, और ये तो है किमी पर आवर में, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, पूछा क्या है कि मीटर पर सेकेंड में औसत चाल पूछा है यहाँ पे। तो मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज कर देते हैं, 54 मीटर पर सेकेंड में किमी पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूनी का 18, 9 छिक्का 54, 6 5 30 हो जाएगा, 30 बटे के 2। तो 2 को अगर 30 को 2 से अगर डिवाइड करें तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो विवर्धित दिया है, विवर्धित का मतलब कि बड़ा, जिसे आवर्धित बोलते हैं, विवर्धित बोलते हैं, या फिर बहुत बड़ा बोल सकते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि हम अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस यहाँ पे हाफ हाफ में ऐसे लिख दे रहे हैं जैसे कि समझ में आ जाए, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। तो इन दोनों में से आप किसी एक का याद रख सकते हैं और इन दोनों में से किसी एक का याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का याद रख रहे हैं तो आप उसी को उल्टा कर देंगे। अगर अवतल दर्पण में पूछ देगा कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, सेम उसी तरीके से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में जैसे प्रतिबिंब बनता है सेम उसी तरीके से अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो किसी एक का याद रख सकते हैं। यहाँ पे दिया है विवर्धित,
तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ही छोटा होता है। हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो विवर्धित नहीं है। विवर्धित का मतलब कि बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में बनता है। ठीक, तो यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस कहाँ पे दिया है? फोर्थ में दिया है। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जली विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक कह सकते हैं कि क्षार है। तो क्षार को जब एल्यूमिनियम की पन्नी में डालते हैं, जैसे कि जो प्रबल क्षार होता है उसको रिएक्शन कराते हैं जब किसी धातु से, धातु जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलती है। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आग के पास ले जाने पे पॉप साउंड देती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो हाइड्रोजन होती है रंगहीन होती है और गंधहीन होती है, जो कि इसको पता कैसे लगाएंगे? जब माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली उसके नज़दीक ले जाएंगे तो पॉप साउंड हमें सुनाई देगी। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और उससे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीचे नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये है कि जो नीचे दिए गए कुछ कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है कि जब वर्षा होती है और अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा का कारण होता है दो गैसें, एक होती है SO2, एक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 NO2। ये दोनों क्या करते हैं? ये अम्लीय वर्षा का कारण इसलिए होते हैं कि SO2 जो होता है H2O से मिल करके क्या बना देता है? H2SO4 बना देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। NO2 वाटर से मिल करके क्या बनाता है? ये HNO3 बना देता है, HNO3। ठीक, तो ये क्या है? एसिड है। और आपको पता है धातु के, और एसिड है धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय। ठीक, और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं क्षारीय। ठीक, तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब धातु है, लेकिन सल्फर क्या है? अधातु है। और अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और अम्ल जो होता है वो क्या करेगा? जलीय विलयन के नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक, अनिल करके हमने याद रखा था, अनील जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल कौन करेगा? अम्ल। और सल्फर क्या है? अम्ल है। ठीक है, क्योंकि ये अधातु का ऑक्साइड है। तो यहाँ पे फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्यजीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होने की बात हो रही है, तो समाप्त आपका खनिज और वन्यजीव हो सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें आपकी मिट्टी हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब असीमित मात्रा में आपको मिलते हैं। कहने का मतलब असीमित के मतलब कि ये सीमित नहीं है, ये इनका नवीनीकरण होता रहता है, ये हमेशा इनमें रिएक्शन होता रहता है, ये न्यू फॉर्म में आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो खनिज है, वन्य जीव है, खनिज कहने का मतलब जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, कोयला, इसमें अब ये बोलेंगे कि पहले में तो कोयला दिया है लेकिन मृदा भी दिया है, यहाँ पे पेट्रोलियम तो दिया है लेकिन जल भी दिया है, तो इन सब का नवीनीकरण होता रहता है। लेकिन
कोयला हो गया, सोना हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब खनिज हैं आपके और ये सब समाप्त हो जाएंगे टाइम आने के बाद। और वन्य जीव जैसे कि वाइल्ड लाइफ जिन्हें बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जो कि वनों में जीव रहते हैं, उनका जैसे पेड़ की कटाई हो रही है तो इससे उनका स्थान निवास समाप्त हो रहा है और उनको मारने के बाद बहुत सारे लोग उनको मार भी देते हैं, तो उनसे उनको क्या हो रहा है कि उनकी आबादी है वो घट रही है। उनका अत्यधिक शिकार करने की वजह से उनकी आबादी घट रही है, जिससे कि ये समाप्त होने के कगार पे हैं। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज तथा वन्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। तो ये समान बल आरोपित करेगा क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। इसका जो बल होगा वो मास पे डिपेंड करता है, जो कि इसका मास तो सेम ही है और ग्रेविटी भी सेम है, गुरुत्वाकर्षण बल भी सेम है, तो समान बल आरोपित करेगा, लेकिन दाब भिन्न भिन्न करेगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि विभिन्न फलकों पे, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रेशर ये लगाएगा। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन है, किसी गतिमान कार के पथमापी यानी कि ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक कितना किमी तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक कितना किमी है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करता है तो कार की औसत चाल। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि असमान गति से चल रही है या फिर समान गति से, आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है टाइमिंग 8 से लेकर के कितना चला है 10 बजे तक, 2 घंटे का टाइमिंग है। यहाँ पे 2 घंटे कार चली है, चली कितनी है, इतना से स्टार्ट करा है और इतना तक चला है। तो इसकी स्पीड पहले क्या थी 36,660 थी और बाद में पहले क्या थी 36,540 थी और बाद में 36,660 थी। तो इसको अगर घटाएंगे डिफरेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। 120 किमी गाड़ी चली हुई है कितने टाइम में, 2 आवर में। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा और 60 को हम चेंज करेंगे, 60 किमी प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, उसके लिए 5/18 से करेंगे डिवाइड। यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक्का 18 या फिर 6 से काट देते हैं, 6 3 18 और 6 दहा में 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 कम 3 बचेगा 20, 3 छक्का 18 दशमलव बार जाएगा, फिर बचेगा 2, 3 छक्का 18 फिर 3 7 21। तो यहाँ पे 16.67 आएगा और इसको हम 17 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, 17.5 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दिया है ऑलमोस्ट करीबन दिया हुआ है तो फर्स्ट ही हम करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या किन रंगों का परीक्षण करेगा। तो हल्दी है जो कि सूचक है, ठीक, प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी जो होता है ये पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। एसिड में इसका कोई मतलब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस से इसको फ़र्क पड़ता है। बेस में जाने पर ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका कलर जो होता है ये येलो होता है, एसिड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस में रेड हो जाता है। तो देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो एसिड होता है, HCl एसिड है, ठीक। तो अम्ल में गुलाबी, यहाँ तो अम्ल में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, क्योंकि दोनों में पीला नहीं रहेगा, जो बेस होता है उसमें लाल हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला यानी कि एसिड में सेम कलर रहेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल हो जाएगा, क्षार में लाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, तो क्षार में लाल हो जाएगा। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। ये आपको याद रखना होगा कि 1/16 ऑफ टाइम आपका जो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बना रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा है, चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कि ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उनमें जो आवृत्ति, जिन आवृत्ति की ध्वनि यूज़ की जाती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की, जिन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक रे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक ठीक है, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और जो 20,000 और 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उन्हें ध्वनि तरंगे श्रव्य, यानी कि जिन्हें हम सुन सकते हैं तो उनको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए हैं, नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भरी, यहाँ पे भारी नहीं, जल से भरी कोई द्रव है और यहाँ पे एक इस तरीके से ट्यूब देगा A, B और C। इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी पात्र, जो भी मान लीजिए C जो बर्तन है या फिर जो भी है, तो ये पानी के नीचे है तो इस पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पे प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर B पे C से कम होगा और A पर सबसे कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि द्रव दाब के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। तो द्रव का दाब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? C पे होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा C पे सबसे ज़्यादा। कहाँ पे? C पर दाब सबसे ज़्यादा है, फिर B पर कम, फिर A पे सबसे कम। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वहाँ पे फिगर दिया हुआ था तो इस पे फिगर तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आपको एक फिगर भी बनाकर देख सकते हैं। 12 में भी आपका फिगर दिया था कुछ इस तरीके से, एक ये फिगर बना था, एक ये फिगर बना था और एक ये फिगर बना था। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर बना था और यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही होती थी इस तरीके से। तो ये प्रकाश की किरणें तो आपको स्ट्रेट दिख रही है, ठीक है, आपको पैरेलल दिख रही है, और जो ये प्रकाश की किरणें हैं ये आपको पैरेलल नहीं दिख रही है, और जो ये प्रकाश की किरणें हैं इस तरीके से, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो पूछा है कि पृष्ठ पर प्रकाश गिर रहा है, पृष्ठ पर जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कौन से हैं? तो इनमें सभी तीनों पृष्ठ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, क्योंकि कोई भी पृष्ठ हो उनमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर ही होंगे। किस नियम के अनुसार? परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन का नियम कहता है कि किसी भी पृष्ठ पर जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर कौन से है? तो सभी में होंगे। ये जो परावर्तन है इसे नियमित परावर्तन बोलेंगे और इन दोनों को अनियमित परावर्तन बोलेंगे, लेकिन इनमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, इसीलिए सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों पृष्ठ पर। ठीक, तो इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।